तो यहाँ पे आप लोगों को कल आप लोगों को बताया जा रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज पहले मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। केवल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बल्कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस भी। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। क्या है उतना दूर बैठो, यहाँ बैठो, आ जाओ, कम हियर, इधर बैठो, बैठ जाओ। तो सिंपल मेथड क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक रिएक्शन दिया गया, सपोज 2A प्लस 3B गिव्स आउट 4C। सपोज ये रिएक्शन है, सिंपल सा एक रिएक्शन है और तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मान लो आपने A को सेलेक्ट किया, रेट ऑफ रिएक्शन बात कर रहा हूँ अभी, समझे। अगर आपने A को सेलेक्ट किया तो चूंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रेसिप्रोकल होगा, -1/2, और dA दैट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ये बन गया, इज इट क्लियर। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में निकालना। अब इसका क्या मतलब होता है वो आप जानते हो, तो -1/2 और यहाँ पर dA का मतलब हुआ A का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस A का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलैप्स टाइम, ये बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो टर्म है, चलो उसको आते हैं। मान लो B के रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ए भी रिएक्टेंट है, ए भी डिसअपीयर होगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो -1/3 और dB या डेल्टा भी कुछ लोग लिखते हैं, डेल्टा भी dB एक ही है, अपॉन dt। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -1/3 दैट इज द B का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस B का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इलैप्स टाइम, या कह दो टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। इसको इलैप्स टाइम बोलते हैं। इलैप्स मतलब कितना टाइम लगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, उसको बोलते हैं इलैप्स टाइम, ओके। और अगर मान लो कोई प्रोडक्ट की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर होता है, तो +1/4 dC, C का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये होगा। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है +1/4 दैट इज द C का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस C का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इलैप्स टाइम, ये हो गया। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको किसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, समझ में आए बात है। अभी मैं इसको कंपैरिजन करता हूं। अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरा रिएक्शन तो एक होता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो उसके पार्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। तो यहां पर मान लो अब आपको A का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो, A का, देखो ध्यान से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A निकालना हो तो आपको क्या करना, अब 2, 3, 4 ये सब यूज नहीं करना है, तो -dA/dt ये होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना है तो -dB/dt ये होगा। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना है तो +dC/dt होगा, ये हो गया। और इसका भी मतलब वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो अब ध्यान से देखो, तो -dA/dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, हाँ या ना। तो अब अगर हम इसमें इसको इससे इस पार्ट से इसको कंपैरिजन करें, तो अगर -dA/dt आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो माइनस, इसको छोड़ो, -dA/dt, ये पार्ट दिस एंड दिस, ये मिला के क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना।
तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं, हाँ या ना? रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस dB/dt क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो यहाँ माइनस dB/dt छिपा हुआ है, तो माइनस dB/dt इक्वल टू हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से फार्मूला क्या हो गया? 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, हाँ है ना? अब सी में देखो, प्लस dC/dt प्लस dC/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस dC/dt का क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो हो जाएगा हमारा क्या? 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब ये बात समझ में आई सबको? अब क्वेश्चन में तुमको जो है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से अगर मान लो दिया हो, सपोज करो हम आपसे कह दें कि एक रिएक्शन है 2A प्लस C गिव्स आउट 4DA, और हमने कहा कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A decreases from 10 mole per liter to 6 mole per liter in 10 seconds. Calculate rate of reaction and also calculate rate of appearance of D. Suppose a question है, दिस इज द न्यूमेरिकल। अब यहां पर क्या कह रहा है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रिएक्शन, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ये दिया है आपको 10 मोल पर लीटर, विच बिकम्स मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स 6 मोल पर लीटर इन इलास्ट टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, ठीक है? इलास्ट टाइम कितना है? 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ए का दिया हुआ है, तो हम ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें, फार्मूला बना लें ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो ए के रिस्पेक्ट में जैसे अभी मैंने यहां फार्मूला बनाया था, तो ए क्या है? रिएक्टेंट है जो कि डिसअपियर हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/2। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल। तो -1/2 dA/dt ये होगा, और यहां पर इसका क्या मतलब होता है? -1/2 dA का मतलब क्या हुआ? ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इलास्ट टाइम, ये होगा। तो यहां पर तुमको जो है वैल्यू दिया हुआ है -1/2, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 6 -10 अपॉन 10 सेकेंड, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। जिस टाइम का जो भी यूनिट दिया है आपको उसी यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपका आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो ये पार्ट है माइनस ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, -dA/dt, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो मतलब हम डायरेक्ट बिना रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाले डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं इस तरह से फार्मूला बना करके, ओके। लेकिन इसमें एक चीज और डाल दिया, ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी पूछ रहा है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, अच्छा इसका निकाल के बताओ कितना आएगा, बोलो फट से। 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना। अब आपसे कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? +1/4 dd/,
डी डी बाई डी टी, यही लिखेंगे, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस डी डी बाई डी टी क्या है, जब 4 नहीं लिखते हैं, जैसे यहां देखो आपने, जब आपने 4 नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया डी सी बाई डी टी, तो क्या बन गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो हम यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू है प्लस डी डी बाई डी टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस डी डी बाई डी टी क्या हो गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, राइट। और ये पूछ रहा है आपसे, और ये तुम निकाल चुके हो, रेट ऑफ रिएक्शन तुम निकाल चुके हो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 4, आर निकाल चुके हो 0.2 इंटू 4 है ना, तो 0.8 मोल पर लीटर पर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये आपका हमने जो कल मैंने बताया था उसमें बहुत इधर उधर करना पड़ रहा था, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि एकदम सिंपल सा है, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे, मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो फार्मूला आप बनाते हो, ये जो फार्मूला आपने बनाया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दिस, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालने के लिए सीधे सीधे बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ किए आप दोनों का डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस बाय टाइम ले लेंगे, तो उसका इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बी सी जो भी है वो निकल आएगा। और जब ये पता लग गया तो ये पता लग जाएगा, या ये पता हो तो ये पता लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है फार्मूला बनाना सीखो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, और उसी में आप इसको अपना हिसाब किताब कर लो भाई कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपको हम दे दें 2A गिव्स आउट 3B, सिंपल सा एक रिएक्शन, और हम कह दें कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बनाओ, रेट ऑफ रिएक्शन का, माइंड इट, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बनाओ। कैसे बनाओगे, R इक्वल टू -1/2 DA बाई dt, यही होगा। एक और फार्मूला बनाओ, +1/3 dB बाई dt, ओके। लेकिन हम कहते नहीं ये तो बन गया, ठीक है सही है, आप जो है हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ क्या होगा। अब देखो, जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो मोल को रेसिप्रोकल करना है, माइनस साइन कब लगेगा, जब रिएक्टेंट हो, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, प्लस साइन कब लगेगा, जब प्रोडक्ट हो, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्शन में अपीयर होता है, ओके। लेकिन अगर वो मान लो कहता नहीं हमको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चाहिए, हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ। अब क्वेश्चन में तुमको, अच्छा इसका मतलब हमेशा समझते रहना है, डी का मतलब क्या होता है, दैट इज द इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज अगर कुछ होता है, अदरवाइज डेल्टा ए है, डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना हो तो बताओ क्या लिखोगे, बोलो बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है तो क्या लिखेंगे, यस, -dA/dt। अब आप मोल नहीं यूज किए, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल निकालेंगे किसी का तो मोल नहीं यूज करना है। मोल का यूज कब करना है, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो। और यहां पर आपको बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, बोलो क्या होगा, +dB बाई dt, ये हो गया आपका दिस वन। तो अब इसका मतलब ए फाइनल ए इनिशियल, इसका मतलब ये बी फाइनल बी इनिशियल, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस पता हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये है आपका एक कल जो बताया था उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने बता दिया। एक सिंपल तरीका हो गया, इसमें देख रहे हैं कोई बहुत दांव पेच नहीं है, सीधा सीधा है कि भाई फार्मूला बना लो। अब बस हाँ इतना ध्यान रखना, एक चीज इसमें मैं बता दे रहा हूं, अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्या कि ये जो माइनस है ये इसके साथ है, देख लो ये जो माइनस है ये है पूरा वो स्लॉट, मतलब -dA/dt होता है। तो इस -dA/dt को आपको
ट्रीट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के रूप में। मतलब आपको इसको कैसे लिखना है, R इक्वल टू 1/2 और इस माइनस डी बाई डी टी की मीनिंग क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो आपको यहां पे इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है। ए है इसका मतलब ए है। तो ये जो माइनस साइन है इसके साथ है, ये प्लस साइन जो है इसके साथ है, और ये माइनस साइन ये बताता है कि ये रिएक्टेंट है जो डिसअपियर हो रहा है, और ये प्लस साइन बताता है कि प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ अपीयर हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है उसका कंसंट्रेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल दिए रहते हैं, और ऐसे फार्मूलेशन करने को आ सकता है कि आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बताओ क्या बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला वही बनेगा जिसमें आप मोल यूज करके बनाए। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि अगर इसको बना रहे हैं तो +1/3 होगा, इसको ले रहे हैं तो आपका -1/2 होगा इसके साथ। बाकी इसका डिसअपियरेंस से या इसके अपीयरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को इससे इसके डिसअपियरेंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसके रेट ऑफ अपीयरेंस को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी पार्ट से निकाल सकते हो इस तरह से आप फार्मूला बना करके। तो अब आप फार्मूला बना लेंगे। तो ये था आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन में वो पार्ट बचा था। हाँ बोलो क्या, तो इक्विलिब्रियम में आप जाएंगे तो वहां भी तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता तो है। आप लिखते नहीं हो KC इक्वल टू, जैसे हम आपको इक्विलिब्रियम में क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम में आपका होता है A + B इक्विलिब्रियम C + D। तो इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम है क्या, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वहां भी तो रेट निकाल रहे हैं, रेट मतलब स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, एनी हैपनिंग इन पर यूनिट टाइम या एनी चेंज इन पर यूनिट टाइम, जो भी कहना चाहो। तो अब अगर इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है तो इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड आप कैसे लिखते हो, KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट ऑफ बैकवर्ड लिए क्या लिखोगे, KB इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, ये लिखते हो रेट लॉ। और फाइनली जब आप इसका KC लिखोगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इक्विलिब्रियम का तो संबंध ही स्पीड से है, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। तो क्यों नहीं अप्लाई होगा इक्विलिब्रियम पर, बिल्कुल अप्लाई होगा। बस वहां है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स वन वे रिएक्शंस के हैं, और इक्विलिब्रियम में आपका टू वे रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन। चलो अब आते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट पर। अगले पार्ट है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगला पार्ट है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट फैक्टर। कभी कभी यही 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट या विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको बस इन पॉइंट्स को लिख देना है। तो पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सेकंड है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये है आपके वे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनसे हमारा रिएक्शन इन्फ्लुएंस होता है। यही अब हमको पढ़ना है और यही इसका पार्ट है। मतलब ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट क्या था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब था। तो यहाँ पर
ये सब जो आप कैलकुलेट करते रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब कौन से रेट ऑफ रिएक्शन? ये सब एवरेज ही हैं। क्यों आप कह रहे हैं एवरेज है? जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 10 मोल पर लीटर टू 6 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। इसका मतलब एक टाइम इंटरवल है, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड का एक इंटरवल है, समझ रहे ना? इन 10 सेकेंड, इन 20 मिनट, इन 10 मिनट, इन 1 आवर, इन 20 आवर, ऐसा जब मतलब है तो इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज अ टाइम इंटरवल। और जब टाइम इंटरवल होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ये सब कौन से रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहे हैं? सब एवरेज है, क्योंकि टाइम इंटरवल। इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? देयर इज नो इंटरवल, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे मैंने कहा कि अभी ऐसा है 10th सेकेंड पर क्या स्पीड है, 9th सेकेंड पर क्या स्पीड है, 8th सेकेंड पर क्या स्पीड है। वहां मैं आपको इलास्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, उस मोमेंट को बता रहा हूं। तो जब आप स्पीड एक मोमेंट पर निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं, टाइम इंटरवल नहीं होता, तो उसको हम लोग इंस्टैंटेनियस कहते हैं। तो इसमें हम आपसे बात कर चुके हैं, समझ में आए? तो अब इसका अगला पार्ट है, दैट इज द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? तो उसमें आपका पहला हमारा है दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स का नेचर समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक एक्टिविटी रख रहे हैं, उसके बाद आपसे इस पे पूछेंगे क्वेश्चन। पहला है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके सामने मैं एक एक्टिविटी लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। हमने 1 ग्राम कोल लिया, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया, कंबस्शन किया, बर्निंग, जला दिया। कुछ प्रोडक्ट बना, जो भी बनना था प्रोडक्ट बना, लेकिन इसमें टाइम जो लगा 1 ग्राम कोल को जलाने में पूरी तरह से, इसमें लग गया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड लग गया। 1 ग्राम कोल को पूरी तरह से जलाने में 200 सेकेंड लगा। हमने 1 ग्राम पेट्रोल लिया, वही काम किया, प्रोडक्ट जो बनना था बना। 1 ग्राम पेट्रोल को जलने में 20 सेकेंड लग गए। चलो भाई ठीक है। हमने लिया 1 ग्राम हाइड्रोजन, वही काम किया, इसको जलने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा। 1 सेकेंड तो बहुत होता है। मास ऑफ फ्यूल एक है, मास ऑफ फ्यूल सबका सेम है, प्रोसेस सेम है, अप्रोच सेम है, कंडीशन सेम है, लेकिन यहां पे टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम। तो आपका जो ऑक्सीजन है सब में सेम है, प्रोसेस सेम है, मास सेम है, तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तो यहाँ चक्कर है कि कोल सॉलिड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ये चक्कर है। मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। कोल, पेट्रोल, हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन कॉमन है, मास कॉमन है, फ्यूल है, लेकिन फ्यूल का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, देन दैट रिएक्ट स्लोली, दैट टेक्स मोर टाइम। एंड रिएक्शन इन गैसियस फॉर्म, रिएक्शन इन गैसियस फेज टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, दैट टेक्स लेस टाइम। क्योंकि जिसमें टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड ज्यादा है। समझ में आया? तो यहां पहला पॉइंट क्या निकल के आया? दैट इज द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। पहला पॉइंट ये निकल के आया, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में अगर रिएक्टेंट है सबसे कम होगा, लिक्विड उससे बेटर होगा, और गैसियस स्टेट में होगा तो सबसे अच्छा होगा। मतलब इफ योर रिएक्टेंट इज सॉलिड then that reacts slowly, and if your reactant is gas then that reacts faster. Look at this activity. This activity is proving that
When the hydrogen is here present as a gas, then that is reacting very fast, and the coal is solid, and in solid state reaction is taking place very slow, that's why it is taking more time. अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि what is the reason behind this? You know, in solid what happens? Particles are very tightly packed with each other. In liquid, moderate packing, little bit loose. In gas, very loose packing. तो इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जब कोई रिएक्शन होने जाता है, मान लो आपका A प्लस B रिएक्शन करके C बना रहा है, तो आखिर रिएक्शन में होगा क्या? जो A का पार्टिकल है वो B के पार्टिकल से कोलिजन करेगा। कोलिजन, जिनके बीच में रिएक्शन होना है उनको पहले कोलाइड होना पड़ेगा, कोलिजन के लिए उनको मूव करना पड़ेगा, मूव करने के लिए उनको फ्री होना पड़ेगा। नहीं समझे? लकड़ी आप जलाते हो तो इतना टाइम क्यों लेता है? सॉलिड है, पहले वो अपना बांड तोड़े, उसके पार्टिकल फ्री हों, मूवेबल हों, वेपराइजेबल हों, फिर दूसरे ऑक्सीजन से टकराए, तब जाके रिएक्शन हो। कुछ समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो सॉलिड में जो होता है पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर पाते कोलिजन के लिए यहां पर। तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि जब आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो जो इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है? डिक्रीज करेगा। उससे इनके पार्टिकल्स की जो फ्रीनेस है, फ्रीनेस ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी, होगा। उससे इनकी क्या होगी? मोबिलिटी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? इनका कोलिजन बढ़ेगा। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। जब वो कोलाइड करेंगे इजली तो आसानी से रिएक्शन करेंगे। इसलिए हाइड्रोजन गैस है, को ढूंढना ही नहीं। एलपीजी आप जलाते हो, कितने अच्छे से जलता है, तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत जल जाता है, क्योंकि वो गैस है, उसको कुछ करना, निकला, कोलिजन किया, एक्टिवेशन एनर्जी वहां मौजूद है, जल गया, बस इतना करना। और वुड में क्या है? एलपीजी जलाने के लिए कि स्पार्क देते हो, काम हो गया। और वुड में माचिस तीली लो, नहीं तो मसाल जलाओ, नहीं हो तो उसमें कुछ पेट्रोल डालो, मतलब मदद भी ले रहे हो तो लिक्विड की, की। अब गैस की तो ले नहीं सकते कि लकड़ी को हाइड्रोजन गैस में डुबो के जला दें, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन लिक्विड तो डाल सकते हैं। पेट्रोल जलाते हो, पेट्रोल से फिर वहां पे इतना टेम्परेचर क्रिएट करता है कि पार्टिकल्स वेपराइज होना शुरू होते हैं, बांड टूटना शुरू होता है, मोबिलिटी बढ़नी शुरू होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चन? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप लोग ने टाइटेशन किया था ना जुलाई में, उसमें क्या देखा था कि जब आप मोर साल्ट के साथ टाइटेशन करते हैं तो आप हीट नहीं करते थे। आप कोनिकल फ्लास्क में 10 ml मोर साल्ट लेते थे, हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 मिलाते थे, फिर ब्यूरेट में KMnO4 भरे रहते थे, डायरेक्ट रन करा देते थे लाइट पिंक आने तक, याद है? लेकिन ऑक्जेलिक में क्या था? ऑक्जेलिक में आप हीट कर ऐसे टच कराते थे ना, याद है? टच करा। तो क्यों उसको हीट करते थे? आज आप समझ लीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपके प्रैक्टिकल में आते हैं वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई क्या कर रहे हो? सर टाइटेशन कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हो? मोर साल्ट के साथ। तुम्हारे पड़ोसी जो है वो ऑक्जेलिक के साथ कर रहा है और तुम मोर के साथ कर रहे हो। हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? ऑक्जेलिक। भाई वो तो हीट कर रहे हैं ऑक्जेलिक वाले, तुम तो हीट ही नहीं कर रहे हो। तो सर हीट नहीं करना है, क्यों? उस सर हमारे बोले थे मत हीट करना। दिस इज द लॉजिक। जैसे आप कभी कभी लॉजिक देते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो सर किताब में लिखा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो लॉजिक नहीं। आज सुनिए वो लॉजिक क्या है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ रिएक्टेंट। कभी आपने सोचा कि एयर में नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम है,
ऑक्सीजन 21% भाई मालूम है, और हाइड्रोजन है ही नहीं एयर में, 0%। आखिर इतना सारा इसका नाइट्रोजन का परसेंटेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पास ट्रिपल बांड है, ऑक्सीजन में डबल बांड है, हाइड्रोजन में सिंगल बांड है। मोर नंबर ऑफ बांड्स, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बांड, टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल इनटू एटम टू रिएक्ट। रिएक्शन कौन करता है? एटम्स। एटम्स कब मिलेगा? जब बांड तोड़ोगे तो एटम मिलेंगे, राइट? तो यहां पे ये एटम्स तो 3 बांड से पैक हैं, तो आपसे 3 टाइम्स एनर्जी मांगेंगे। कौन देगा? नेचर तो नहीं देगा, नेचर कभी नहीं देगा। इसलिए कहता पड़े रहो, सैकड़ों लाखों सालों से पड़े हो, आज भी पड़े रहोगे, आगे भी पड़े ही रहोगे। क्यों? क्योंकि वो तो एनर्जी देगा नहीं। एक इसके पास 2 बांड है, कम एनर्जी, तो ये कुछ रिएक्शन करता है, इसलिए इसका परसेंटेज कम है। और ये तो तुरंत कर लेता है, तुरंत करता है, ढूंढता रहता हो एक ही बांड, पहले से तोड़े बैठा रहता है। आओ जुड़ो मुझसे, रिएक्शन करो, खत्म कहानी। दिस इज द रीजन। तो यहां पे बांड ऑर्डर कितना है? 3, बांड ऑर्डर 2, बांड ऑर्डर 1। बांड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बांड मॉलिक्यूल में जब घटेगा तो बांड एनर्जी कम होगी, बांड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, इसलिए हाइड्रोजन तेजी से रिएक्शन करता है, और नाइट्रोजन को रिएक्शन कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दिस इज द रीजन दैट नाइट्रोजन इज समटाइम्स कॉल्ड इनर्ट गैस। It is not inert gas, literally it is not inert gas, but like that। ये भी इनर्ट से कम नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे रिएक्शन कराने के लिए आपको 3 टाइम्स एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, तो ज्यादा बांड होगा। चलो आते हैं उस टॉपिक पे, टाइटेशन वाला। किसी को याद है टाइटेशन का रिएक्शन? टाइटेशन में जो रिएक्शन हुआ था किसी को याद है? नहीं याद है? हिमांशु याद है? याद है? हाँ बोलो। नहीं, रिएक्शन, रिएक्शन जो रिएक्शन होता है टाइटेशन में, रिएक्शन इन्वॉल्व इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन, याद है? किसी याद है? चलो बैठ जाओ, बहुत मासूम बच्चे हो तुम लोग, कुछ याद वाद नहीं रखते, है ना? Nothing is better than something. You believe in that. Because nature also believe in this. Nature believes in nothing is better than something. ठीक है? देखो सुनो, रिएक्शन ये होता है जब आप मोर साल्ट के साथ टाइटेशन कराते हो, तो आपने ध्यान से सुनो, मोर साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो तो ब्यूरेट में क्या था? परमैंगनेट आयन। आपके कोनिकल फ्लास्क में मोर साल्ट था, उसमें होता है फेरस आयन, ठीक है? डाइल्यूट H2SO4 मिलाए थे, उसमें था H आयन। तो सब कुछ तो पता है, तो ऐसे ही सोच लिया करो। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, परमैंगनेट आयन, K+ हटाओ MnO4 माइनस। ब्यूरेट में कोनिकल फ्लास्क मिले मोर साल्ट, उसमें फेरस आयन, H2SO4 मिलाया, उसमें H आयन। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और इसमें जब रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट होता है मैग्नीज +2 में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक आयन में, और H+ बन जाता है आपका वाटर। यही है वो रिएक्शन। बैलेंस नहीं है लेकिन 100% करेक्ट है। ये है मोर साल्ट के साथ जो टाइटेशन होता है रिएक्शन। बैलेंस कर लो, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग आपने पढ़ा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग मेथड आपको पढ़ाया गया है, वहां से कर लो। ये होता है जब आप मोर साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो। ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब टाइटेशन कराते हो तब क्या होता है? किसी को याद है भाई? अब इसी को देख के बता देते। परमैंगनेट आयन तो रहेगा यहां पर भी। अब ऑक्जेलिक एसिड से निकलता ऑक्जेलेट आयन।
ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से निकलता है ऑक्जेलेट आयन 2H प्लस C2O4 2 माइनस, दिस इज द ऑक्जेलेट आयन जो तुम लिगेंड्स के रूप में भी पढ़ते हो, जिसको ऑक्जेलेटो कहते हो, C2O4 2 माइनस। तो यहाँ पर आपका फेरस आयन जगह होता है ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 माइनस। यहाँ भी डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हो तो यहाँ भी H प्लस है, लेकिन अब इसको हीट करते हो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, तब फिर बनता वही है, Mn+2 बनता है और ऑक्जेलेट CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर बनता है। ये है आपके सामने रिएक्शन, ये है रिएक्शन जो होता है। बैलेंस नहीं है लेकिन दोनों रिएक्शन 100% करेक्ट है। आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखे होंगे, जाग मिला लेना, यही रिएक्शन होता है। बैलेंस कर लो तो आपका रिएक्शन हो गया। समझ में आए? तो मोर साल्ट में ऑक्सीडेशन किसका होता है? फेरस आयन का, फेरस का फेरिक में, और ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्जेलेट का CO2 में, ऑक्जेलेट का CO2 में। यहां एक कॉमन रहता है। जब यही रिएक्शन पूरा हो जाता है तो तुम्हारा KMnO4 का अगला ड्रॉप उसको पिंक कर देता है, क्योंकि अब जब तुम्हारा सारा फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो गया तो फालतू क्यों ऐड कर रहे हो? और फालतू में ऐड किया अगला ड्रॉप तो वो कुछ करेगा ही नहीं, पिंक वही दिखेगा। तो जो पिंक कलर आता है किसका आता है? वो किसी का नहीं होता, उसी खुद परमैग्नेट का होता है। क्योंकि जब रिएक्शन समाप्त, उसकी सेवा समाप्त, जब तक रिएक्शन हो रहा था परमैग्नेट आयन डिकलराइज होता जा रहा था, फेरस को फेरिक में बदल रहा था तो डिकलराइज हो रहा था। जब सारे फेरस आयन को फेरिक में बदल दिया, उसकी सेवा समाप्त, तो अगला ड्रॉप क्यों डाल रहे हो भाई? तो जैसे ही अगला ड्रॉप डालोगे वो किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो उसका जो खुद का कलर होता है वही आपको दिखेगा, तो वही पिंक आपको दिखता है। तो ये तो बात हो गई रिएक्शन की। अब मेरा टॉपिक पर आते हैं कि आपने यहाँ हीट क्यों नहीं किया और यहाँ हीट क्यों किया। आंसर छिपा है इसमें। परमैग्नेट आयन टाई हो गया, H आयन टाई हो गया, इसका मतलब सारा चीज छिपा है यहां पे। फेरस आयन के पास कोई बॉन्ड ही नहीं है, ये आपका फेरस आयन विदाउट बॉन्ड है, फेरस आयन। ऑक्जेलेट आयन का जरा देख लो स्ट्रक्चर भैया, COO माइनस, ये है ऑक्जेलेट आयन का स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड लेके बैठे हैं और यहां कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहां 0 बॉन्ड है, फ्री आयन है, और इस आयन में 7 बॉन्ड है। ऑक्जेलेट आयन का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कंडेंस करके ऐसे लिख देते हो, CO माइनस। ये तो कंडेंस फॉर्म में है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म में जाओगे सारे बॉन्ड दिखेंगे। तो ऑक्जेलेट आयन में 7 बॉन्ड, इसके पास नो बॉन्ड, मोर बॉन्ड एनर्जी, लेस रिएक्टिव। तो ऑक्जेलेट आयन रिएक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो तुम उसको सपोर्ट करो। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्जेलेट आयन में इट हैज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। क्योंकि बॉन्ड जब तक टूटेंगे नहीं, एटम बनेगा नहीं, तब तक रिएक्शन होगा नहीं। इसको कुछ तोड़ना है ही नहीं, ऑलरेडी वो समाप्त है, ऑलरेडी आयन के रूप में है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ गया सबको? तो ये है आपका पहला पॉइंट, ये डन हो गया। दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें पहला फैक्टर हमने पढ़ा, पहला फैक्टर था फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर कोई रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रहा है तो तेज होगा और सॉलिड फॉर्म में होगा तो स्लो होगा। रीजन मैंने बता दिया कि कोलिजन के लिए मोबिलिटी चाहिए, मोबिलिटी के लिए फ्रीनेस चाहिए, और वो डिपेंड करता है उसका कैसा फिजिकल स्टेट है। और दूसरा आपने देखा नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि उसको बॉन्ड एनर्जी हाई चाहिए। और जो आपको मैंने, ये तो आप प्रैक्टिकल खुद किए हैं, खुद देखे हैं, इसमें आप हीट नहीं करते थे, इसमें हीट करते थे। आई होप आज रीजन इसका जान गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछे तो जवाब दे लेंगे ना, तो ये है इसका रीजन।
तो ये था हमारा पहला फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर पर। सेकंड फैक्टर हमारा ये है, सेकंड फैक्टर है दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर मान लो जब इसको आप लोग देखते हैं वीडियो और आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो पॉज करके ले लिया करिएगा, तो सारा वही चीज लिखा रहता है, इतने टाइम तक तो लिखा रहता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो जाएगा ना। सेकंड पर आइए, सेकंड है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल है या कोई भी एक सब्सटेंस है, सपोज करो कोई सब्सटेंस ए है, इसको मैं डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराता हूं और इसको मैं कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराता हूं, तो देखता क्या हूं कि डाइल्यूट HCl के केस में ये रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन स्लो रिएक्शन कर रहा है, और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जो है ये आपका फास्ट रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की स्पीड में कंसंट्रेशन का रोल होता है, कंसंट्रेशन का रोल होता है। और यही चीज तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, जहां पे आपको बताया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की क्या मोलरिटी है उस पर हमारे रिएक्शन की स्पीड जो होती है तय होती है। अगर मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन तेज होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो हमने कोई एक रिएक्शन कराया, एक रिएक्टेंट बी है, हमने यहाँ पे इसको रिएक्शन कराया 0.01 मोलर HCl के साथ, और दूसरे केस में हमने इसको रिएक्शन कराया 0.10 मोलर HCl के साथ। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे 0.10 है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो हम देखते क्या है कि ये फास्ट रिएक्शन कर रहा है और यहाँ देखते हैं कि ये स्लो रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम मोलर कंसंट्रेशन किस तरह से रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसमें हम लोग मदद लेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन का, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LOM में लोमा कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी की याद है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अभी तो मैंने बोला आपको, गुलबर्ग एंड वाग ने दिया था। क्या दिया था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। यही है और क्या है? कौन सा बहुत बड़ा चीज है जी इसमें, इतना सा आपको याद नहीं हो रहा है, हद है। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे अब ध्यान से समझते चलो, क्योंकि इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन निश्चित आएगा, बोर्ड में आएगा, कंपटीशन में आएगा, जीमेन में आएगा, नीट में आएगा, हर जगह आएगा, क्योंकि इससे आप बच नहीं सकते। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर को पार्टिसिपेशन करूं तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो पूरे चैप्टर का समझ लो 60% है और बाकी 40% में सारा चैप्टर है। जो पहले आप पढ़े रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, नेचर ऑफ, ये पढ़े, आगे जो पढ़ेगी ये सारा मिला के 40% और ये अकेले ही 60%। जिस दिन ये खत्म होगा टॉपिक ना, समझ लो अगले दिन काइनेटिक खत्म है। सारी कहानी इसी में छिपी है। तो इसको आप ध्यान से समझते चलिए। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे रीजनिंग आएगा, इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन है, बहुत तरह से, एक नहीं 20 वैरायटी के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, 20 वैरायटी के।
और वो मैं सब आपको बता दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बस समझते चलिए। पहले आप समझ लीजिए इसका बेसिक पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इसको गुलबर्ग एंड वाग ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यही है मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, दैट इज एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मान लो आपके सामने एक रिएक्शन दिया जाए, A प्लस बी गिव्स आउट C, एक रिएक्शन है। मैंने कहा बताओ इस रिएक्शन की स्पीड क्या है, अर्थात इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप मुझसे पूछिए कि सर पहले बताइए कि आपके रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या है। मैंने बता दिया कि भाई A का मोलर कंसंट्रेशन 0.2 है मोल पर लीटर और B का मोलर कंसंट्रेशन 0.3 मोल पर लीटर। चलो आपने पूछा, मैंने बता दिया, तो आप कहेंगे ठीक है सर आप बता दिए, मैं भी बता देता हूँ। इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ 0.2 एंड 0.3, ये होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर, तो यही है आपका मोल पर लीटर, आपका मोलर कंसंट्रेशन है। समझे? तो ए का मोलर कंसंट्रेशन, तो आर इज ए का मोलर, कैपिटल ए और ए कैपिटल ब्रैकेट में हम लिखते हैं। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हो है ना, और अभी भी पढ़ रहे थे। और बी का मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां के क्या है, रेट कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं या इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ये हो गया, ये तो हो गया, समझ में आया। अगर मान लो यही रिएक्शन आपको ऐसे दे दिया जाए, ए मोल ए प्लस बी मोल बी गिव्स आउट सी, तो हमें इससे नहीं मतलब है। इस वर्ड पे ध्यान दो जरा, यहां क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स पे बस केवल फोकस रहना है। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है जी, अरे जो चीज बन गई वही स्पीड तय करेगी, जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है वही स्पीड तय करेगा, है ना। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा के रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, ए होगा, पता है ना। तो ए और बी क्या है हमारा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आपका यहां से आया है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियो। कुछ लोग इसको स्टोइचियोमेट्रिक भी बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक, दोनों प्रोनाउंसिएशन क्या है वही है। जैसे केमिस्ट्री सही है, केमिस्ट्री सही है, जो आपको अच्छा लगे वही सही है, ठीक है ना। गोवेंट गान में विश्वास रखो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या चक्कर है भाई, पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, सारा खेल तो ही का है, सारा खेल पावर का ही है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका ये जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं रेट इक्वेशन या इसको कहते हैं रेट लॉ। जैसे ये आपने जो लिखा है इक्वेशन ना, ये इसको कहते हैं रेट इक्वेशन या हम लोग इसको कहते हैं रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। तो यहां आपने क्या लिखा कि दैट बिकम्स पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये पावर का क्या चक्कर है, कोई समझाएगा। यही पावर है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल रिएक्शन लिखते हो तो मैं कहता था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आयन को बैलेंस करने में, उसको पावर कर दो, याद है? सच में याद है कि जब आप नस्ट इक्वेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ना, ई सेल माइनस 0.05291 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दिस पावर एक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पावर वाई। तो एक्स वाई क्या था, वो जो मोल होता है चार्ज बैलेंस करने में वही पावर बनता है ना। तो यहां पे पावर का क्या सेंस है, पावर का क्या मतलब है। दरअसल
ये जो आपका पावर है a प्लस बी, इसका सम कर दें, सम ऑफ पावर, तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द reactants which influence the speed of reaction। स्पीड ऑफ रिएक्शन, यही है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। इंटरेस्टिंग चीज सुनो, हमने क्यों कहा कि एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझो, यहां बिठाओ। रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का होना जरूरी है। रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है, लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड के लिए रिएक्टेंट्स में पावर का होना जरूरी है। नहीं समझे? अरे प्रभु, कुछ मैं जो है रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, चलो मैं बताता हूं। ए डायस है, ए डायस है, सुनो अब ध्यान से। इस डायस को बाहर ले जाने के लिए आदमी का होना जरूरी है, लेकिन वो ले जा पाए इसके लिए उस आदमी में ताकत का होना जरूरी है। अभी भी नहीं समझे? तेज में बता रहा हूं कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट चाहिए, लेकिन स्पीड के लिए उस रिएक्टेंट में पावर होना चाहिए। और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसलिए हम यहां रिएक्टेंट की बात तो करेंगे, क्योंकि उसका तो रहना जरूरी है। भाई इसको बाहर ले जाना है तो आदमी लाओ पकड़ के। अब आप किसको पकड़ के लाए? हमने कहा जाओ 2 आदमी पकड़ लाओ और इसको डायस को बाहर कराओ। आप कहें ठीक है सर, 2 आदमी चाहिए ना? हाँ, बड़े मासूम थे तुम। चले गए एक आदमी बाल वाटिका से, नया नया खुला है, और एक आदमी एलकेजी से। भाई वो जो छोटा बच्चा है, आप कहें सर ये तो बच्चा है, आदमी कहाँ? अरे यार गजब इंसान हो, वो भी आदमी है ना, छोटा आदमी है तो आदमी, ठीक है तो आदमी ना। अब आप 2 आदमी को मैंने बोला था, आप एक बाल वाटिका से और एक एलकेजी पकड़ लाए, लीजिए सर आपका आज्ञा सर आंखों पर। अब मैं अपना माथा पीटूं तुम्हारा? किसको पकड़ लाए जी? सर आप ही बोले थे 2 जने पकड़ लाओ। ये देखिए आ गए होनहार। तो ठीक है, ले चलो डायस को बाहर ले चलो भाई। अब लगाए पड़े हैं, कुछ हिल ही नहीं रहा है। तो दे आर देयर बट दे आर फॉर नथिंग, कुछ नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। यही अगर आप ये समझ गए ना, तो इस टॉपिक में शुरू से अंत तक यही सब पढ़ेंगे जो मैं अभी बोला। यही पूरी कहानी है। रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का होना जरूरी है, लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को रिएक्टेंट का पावर तय करेगा। काम करने के लिए आदमी का होना जरूरी है, लेकिन वो काम कर पाए इसलिए आदमी के अंदर ताकत होना जरूरी है, पावर होना जरूरी है। चलो, तो अब आप कहेंगे कि सर अगर ये पावर का सम है तो आप इसको पावर ऑफ रिएक्शन कहते। पावर का सम है ना, पावर किसका? इसके मोलर कंसंट्रेशन का पावर। अच्छा, आप पावर को मैं आपको एक और चीज से फील कराता हूं। आज तुम पावर का मतलब समझ लो। पावर का क्या मतलब है? हमने कहा भाई ऐसा है, ध्यान दो, हमने कहा भाई ऐसा है, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 है। एक सीसी में मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, एक ड्रॉपर लगा दिया, और दूसरे सीसी में, दूसरे में बॉटल में हमने कंसंट्रेटेड सिट्रिक एसिड लिया, कंसंट्रेटेड सिट्रिक एसिड। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? अरे यार वही लेमन जूस,
ताज़ा ताज़ा लेमन जूस खूब निकाल लो, पानी नहीं मत मिलाओ, नींबू का पानी मत बनाओ, बस लेमन जूस निकाल लो, वो कंसनट्रेटेड सिट्रिक एसिड है। ठीक है, आपने एक शीशी में कंसनट्रेटेड सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस ले लिया और दूसरे में कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोल ले लिया। ध्यान से सुनो, दोनों एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर? दोनों कंसनट्रेटेड हैं, कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड। अब हमने क्या किया, एक ड्रॉप सिट्रिक एसिड निकाला और आपके इस पे गिरा दिया। आप कहेंगे सर और गिरा दीजिए, थोड़ा इसको रगड़ देते हैं, जो स्किन हमारी चमक जाएगी, है ना? मजा आ रहा है सर, करिए। ओके, ठीक है, कंसंट्रेटेड सिट्रिक एसिड से आपको मजा आ रहा था, और अब हम कहते हैं चलो ठीक है, आ जाओ दूसरे हाथ पे, एक ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिरा दिया। भाई साहब, नल खुला रहेगा ना तो वहां तक ले जाने में वो आपका स्किन जला देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड पावर। वो भी एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड, दोनों का एक ड्रॉप, दोनों स्किन पे, और एक में आप उसको और रगड़ रहे हैं, स्किन साफ हो जाएगी, और अगले में आपको रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही साफ हो जाएगा। स्किन रगड़ना नहीं पड़ेगा, स्किन साफ हो जाएगी। समझ में आया कुछ? दिस इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया पावर का मतलब? तो आप कहेंगे सर पावर का मतलब समझ गए, तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कहते हैं? आप इसको पावर ऑफ रिएक्शन कहिए, बिकॉज पावर रन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, पावर ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, पावर वॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल को कोई काम लेना है तो क्या करेंगे? ऑफिस ऑर्डर, वो इनकी पावर है, आपको वहां जाना, आपको वहां जाना, आपको वहां जाना है, दिस इज पावर। मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपनी पावर दिखानी है तो क्या करेंगे? कुश्ती लड़ेंगे? ना ना, एक कागज पे 4 लाइन लिख देंगे कि फला के डीएम वहां से उठ के वहां चले जाएं। अभी मोदी साहब का तो खैर वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके पीए का या उनके ऑफिस का एक सिंपल सा कॉल आ जाए सोनभद्र के डीएम साहब को, हाँ जी आप 1 घंटे के अंदर जौनपुर रिपोर्ट करिए, यू आर ट्रांसफर्ड। 1 घंटे के अंदर वो जौनपुर पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर एंड दिस इज द पावर। तो पावर जो होता है वो कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है, पावर जो है आपका ऑर्डर के फॉर्म में चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सम ऑफ पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन इन 2 पावर से इंफ्लुएंस हो रहा है। माइंडेड, ये पूरा रिएक्शन ए का पावर ए, बी का पावर बी, मतलब ये पूरा रिएक्शन इस ए और बी के पावर से रन कर रहा है, तो इसलिए हमने ए प्लस बी, ए का पावर ए, मतलब ए तो है, पावर दिखाने के लिए आपका होना भी जरूरी है। अगर आप नहीं रहेंगे तो पावर कैसे दिखाएंगे? अगर मुझे इस डायस को उठा के ले जाना है तो मुझको वहां रहना जरूरी है, रहेंगे तब तो अपनी पावर दिखाएंगे। तो लेकिन जो काम होगा, जो स्पीड होगी वो ए, तो ए क्या करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं। ए और बी क्या करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं। और ए बी क्या करता है? ये उसको स्पीड अप करता है, स्पीड देता है, उसकी स्पीड तय करता है। तो रिएक्शन के लिए ए और बी का होना जरूरी है, और रिएक्शन की स्पीड के लिए इस ए और बी का होना जरूरी है, मतलब जो पावर का होना जरूरी है। तो हम चूंकि पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी, दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखो यहां पे क्या करो, सेंटेंस पढ़ो, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्शन विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यही तुम्हें जानना है, यही तुम्हें जानना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या। अब असली लड़ाई
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है अगला, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे तय होता है। इस समझ में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पावर कैसे तय होगा। अभी आप देखिए, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट जी, ठीक है, मिटा दें इसको। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका ये रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कई तरह का होता है। अभी उस पे आते हैं पॉइंट पे। जैसे आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड, चलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चौथा फोर्थ नहीं होता बाबू, जीरो ऑर्डर होता है। इसीलिए मैंने राइम आपको पढ़वाई। पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तीसरा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो चौथा फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। कौवा उड़, तोता उड़, हाथी उड़, तुड़ गया, है ना? नहीं, तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड फोर्थ जो है आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा कुछ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर इंटीजर नहीं था, और कुछ केसेस में, एक आध केस में जिसमें निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन में, डिप्लीशन ऑफ ओजोन में निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। हालांकि वो रिएक्टेंट का होता है, बट मान सकते हैं उसको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की लड़ाई किसके बीच में हुई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की लड़ाई हुई किसके बीच में? लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल काइनेटिक के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है, अभी आप समझ जाएंगे कैसे इंटरेस्टिंग है, और खुद आप कहेंगे कि इसमें सही कौन है, आप खुद ही बताइएगा। क्या हुआ था? चल रहा है? तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पावर जो है डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को ले लिया जाता है। ए डिसएग्री करता है, इससे डिसएग्री करता है, कहता है नहीं मैं इसको नहीं मानता, डिसएग्री करता है। मतलब ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई वो समझिए। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, 2NO2 प्लस F2 गिव्स आउट 2NO2F। ए तुम्हारे सामने एक रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन से कहा गया ऐसा करिए, आप इसका रेट लॉ लिख दीजिए, मतलब रेट इक्वेशन, जो आप रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट लॉ लिख दीजिए। तो उसने लिख दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कहता है कि इसका रेट लॉ होगा R इक्वल टू के, NO2 का मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 इंटू F2 का मोलर कंसंट्रेशन पावर 1, ये होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या किया? सीधे रिएक्शन देखा, जो मोल था रिएक्टेंट का, सीधे उसको क्या बना दिया? पावर। 2 मोल तो 2 पावर, 1 मोल तो 1 पावर, तो टोटल यहां पे पावर का सम हो गया 2 + 1, तो आ गया 3। तो मतलब ये आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? पावर का सम। तीनों ने तो बड़ा आसान रास्ता चुना कि 2 मोल है तो 2 पावर, 1 मोल है तो 1 पावर। केमिकल काइनेटिक्स कहता है मैं इसको नहीं मानता, केमिकल काइनेटिक्स इसको नहीं मानता, केमिकल काइनेटिक्स कहता है मैं इसको नहीं मानूंगा। इस पे वो क्वेश्चन मार्क्स लगाता है केमिकल काइनेटिक्स, कहता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा। कैसे प्रैक्टिकल करेगा वो देखिए। एक काम है,
इसके लिए 1 घंटे का समय है, एक काम है 1 घंटे का समय है। हमने कहा भाई इस काम को आपको कराना है, तो आपने कहा ठीक है सर। आपने क्लास 10th के 2 स्टूडेंट को आप बुला लाए और क्लास 11th के 1 स्टूडेंट को आप बुला लाए। अब बोले चलो एक काम करो। उन तीनों स्टूडेंट ने उस काम को 1 घंटे में डन कर दिया। हमने पूछा काम हो गया? हाँ सर हो गया। अच्छा कौन कौन से स्टूडेंट? सर 10th के 2 थे, 11th का 1 था। अच्छा तो ये बताओ उसमें से किसने 10th वाले ने कितना काम किया और 11th वाले ने काम कितना किया? तो कहेंगे सर ठीक है मैं फिर से उसको करवाता हूँ, देखता हूँ क्या कितना काम करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है काहे कि इस सब झंझट में पड़े हैं, मैं बताता हूँ ना। लॉ ऑफ मास एक्शन ही कहता है क्लास 10th के 2 स्टूडेंट है ना, तो पावर 2 दे दो। 11th के 1 स्टूडेंट है ना, पावर 1 दे दो। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और टोटल कितना ऑर्डर आ गया? 2 + 1 थर्ड ऑर्डर आया? बोलो। तो लोमा ने क्या किया? उसने जो जितनी संख्या थी 10th का 2 बच्चा तो 2 पावर, 11th का 1 स्टूडेंट तो 1 पावर। केमिकल काइनेटिक कहता है तुम फिर मूर्खता वाली बात कर रहे हो, रुको मैं प्रैक्टिकल करता हूं। वो कहता है पहले केस में 10th के दोनों स्टूडेंट तुम खड़े हो जाओ और काम करो। 11th का स्टूडेंट को कहता है भाई तुम जो है बैठ जाओ, सिट डाउन, तुम बैठो, इनको करने दो। काम वही समय वही, काम वही समय वही, को जगा दो। काम वही समय वही, काम वही समय वही। और इन्होंने दोनों ने मिलके 33% काम किया, वर्क डन, केवल 33%। वही काम वही समय और उन्होंने 33% काम ही पूरा कर पाए 1 घंटे में। इसको डेटा मिल गया। ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है ना। अब ये काइनेटिक कर रहा है, अब वो कहता है ऐसा है 10th के दोनों स्टूडेंट भाई तुम बैठ जाओ, सिट डाउन। 11th के 1 स्टूडेंट कहता है हाँ भाई तुम करो। इसने उसी काम को, उसी वर्क को उसी टाइम में 67% कर दिया, डन। 67% पूरा कर दिया अकेले। तो अब अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, ये केमिकल काइनेटिक का डेटा आ गया। अब ये रेट लॉ इसको देगा R = K, क्लास 10 का पावर 1, क्लास 11 का पावर 2 A। अब आप बताइए हमको कि ये सही है कि वो सही है? केमिकल काइनेटिक्स सही है ना? समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनका वो डबल काम कर रहा है, तो 2 पावर दिया, भले उसकी संख्या 1 थी, और इनको उनसे आधा पावर दिया, कम दिया, 1 पावर दिया, भले ये 2 थे। तो मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल काइनेटिक में कंट्राडिक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन गिनती पे विश्वास करता है, जो जितना है उतना पावर। मजेदार चीज सुनो, इस डायस को बाहर ले जाना है। हमने कहा जाओ 3 आदमी पकड़ के लाओ। आप गए बाल वाटिका से 2 को पकड़ लाए और एक जो है क्लास 11 से पकड़ के लाए, और आपने कहा कि भैया ये डायस तीनों जने उठा के बाहर कर दो। डायस बाहर चला गया। हमने कहा काम हो गया? आपने कहा सर हाँ, चलो पावर दे देते हैं। तो पहले गए लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए, तो उन्होंने अटेंडेंस लगा दी। हाँ जी कितने जने थे? सर बाल वाटिका 2 थे। ओके, बाल वाटिका पावर 2। अच्छा 11 का कितना था? 1 था। अरे 1 का था, चलो पावर 1 लो। बाल वाटिका 2 था तो बाल वाटिका पावर 2। 11 का 1 था, पावर 1। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का खेला है। केमिकल काइनेटिक कहता है रुको जी, तुमको बस गिनती आती है और कुछ तो आता नहीं। वो कहता है ऐसा बेटा 11 के स्टूडेंट तुम जरा बाहर रहो, आ जाओ प्रभु, लग जाओ लाइन में चलो उठाओ। अब दोनों जने लगे पड़े, उठाना छोड़ो, हिल तक नहीं रहा है। जिनको लॉ ऑफ मास एक्शन 2 पावर दिए बैठे हैं, ये 2 पावर वाला है, डबल पावर वाला है।
और उसका डायस का लेग नहीं हिल रहा है और 2 पावर दिए। उनको कहा चलो तुम हटो जी, आ जाओ, तुम आओ भाई, उसने अकेले उठा के बाहर कर दिया। तो आप किस पे विश्वास करेंगे, काइनेटिक्स पे कि लोमा पे? अब समझ में आ गया? मैंने यहां कहा था ना कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बताएंगे, लेकिन ये सही है, ये क्वेश्चनेबल है, इस पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये थ्योरी देखते हैं, ये मोल गिनते हैं, ये नंबर गिनते हैं, उसे पावर दे देते हैं। ये कहता नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा, मैं देखूंगा वो तीनों बच्चों में से किसने काम एक्चुअल में किया। आई होप कि आप लोग आज समझ गए होंगे टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हम पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे काइनेटिक वाला, इस पर बेस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये रियल है, ये सही है। वहां पे वो गिनती नहीं करता, वो प्रैक्टिकल करके देखा। इसने भी टोटल ऑर्डर 3 दिया, इसको पावर 1 दिया, इसको 3 दिया, लेकिन इसने एक्चुअल दिया जो रियल है। ओके, तो चलो इसके आगे फिर फर्दर टॉपिक जो होगा हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। इसके आगे अब इसमें तमाम और सारी चीजें, यहां तक क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।